गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे अगली सर्विसेज करना शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा एजुकेशनल सर्विसेज। बेटा अपना थोड़ा ध्यान से जरा चलना। देखो क्या कहा है उसने, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बेटा सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब बेटा ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की आउटपुट सर्विसेज हैं। जो सर्विसेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दे रहा है आउटपुट सर्विसेज हैं, और ये हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब जो सर्विसेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ले रहा है, मतलब बेटा ये इनपुट सर्विसेज हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। तो बेटा मैं एक डायग्राम इसका बनाऊंगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चे। आओ देखो बेटा 17 पॉइंट यहां पर लिखो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बेटा हम ना इस वाले 17 पॉइंट में दो सर्विसेज पढ़ेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की आउटपुट सर्विसेज मतलब जो सर्विसेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दे रहा है आउटपुट सर्विसेज, जो सर्विसेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दे रहा है, और दूसरी हम पढ़ेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की इनपुट सर्विसेज, जो सर्विसेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ले रहा है इनपुट सर्विसेज। ठीक है, हम दो सर्विसेज पढ़ेंगे बेटा इस 17 पॉइंट में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सर्विसेज दे रहा है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सर्विसेज ले रहा है। चलो पहले बेटा आउटपुट सर्विसेज की बात कर लें। आओ मेरे साथ साथ पढ़ेंगे बेटा। पहले आउटपुट सर्विसेज देखना, जो दे रहा है। बेटा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसको सर्विसेज दे रहा है बेटा? अपने स्टूडेंट्स को सर्विसेज दे रहा है, फैकल्टी को सर्विसेज दे रहा है, अपने बेटा स्टाफ को सर्विसेज दे रहा है, पियोन वगैरह। अच्छा, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सर्विसेज दे रहा है बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स। जैसे बेटा अगर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे जो सीए के एग्जाम्स होते हैं देहरादून में बेटा, वो नारी शिल्प जो मंदिर है वहाँ पर होते हैं बेटा। ठीक है, वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नारी शिल्प मंदिर। बेटा नारी शिल्प मंदिर क्या कंडक्ट करवा रहा है बेटा? एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवा रहा है, जिसके लिए वो बेटा क्या चार्ज कर रहा है? एंट्रेंस फीस वो आपका क्या कर रहा है? चार्ज कर रहा है। तो एक बात सुनो, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बेटा क्या कंडक्ट करवाते हैं? एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, जिनके लिए वो स्टूडेंट से बेटा क्या चार्ज करते हैं? एंट्रेंस फीस। तो बेटा दो सर्विसेज हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की आउटपुट सर्विसेज जो एग्जेम्प्ट रखी गई हैं। उन्होंने क्या कहा? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई भी सर्विस अपने स्टूडेंट्स को दे, कोई भी सर्विस अपनी फैकल्टी को दे, टीचर्स वगैरह को, और कोई भी सर्विस अपने स्टाफ को दे बेटा, पियोन, रिसेप्शनिस्ट वगैरह वगैरह। अच्छा, क्या रखी गई है बेटा? एग्जेम्प्ट रखी गई है। या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विसेज दे रहा है एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाने की, जिसके लिए वो क्या चार्ज कर रहा है? एंट्रेंस फीस बेटा क्या रखी गई है? एग्जेम्प्ट रखी गई है। तो बेटा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी सर्विस बेटा XYZ स्टूडेंट्स को देगा एग्जेम्प्ट, फैकल्टी को देगा एग्जेम्प्ट, स्टाफ को देगा एग्जेम्प्ट। ठीक है, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंट्रेंस एग्जाम प्रोवाइड करने की सर्विसेज भी दे रहा है, एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाने की सर्विसेज भी दे रहा है, जिसके लिए वो स्टूडेंट से एंट्रेंस फीस चार्ज कर रहा है, तो उस एंट्रेंस फीस पे बेटा कंसिडरेशन जीएसटी नहीं आएगा, एग्जेम्प्ट रखी गई है। याद रखोगे बेटा। ये तो हो गई बच्चे दो आउटपुट सर्विस।
अब बात करते हैं बेटा इनपुट सर्विसेज की। बेटा 5 इनपुट सर्विसेज हैं जो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? शॉर्ट में बेटा, शॉर्ट में, बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ। तो आपने कौन सी सर्विस ली है? ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ली है। केटरिंग इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी। तो बेटा केटरिंग की सर्विस ली है आपने। सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग की सर्विस ली है। बेटा ये जनरली ना हाउसकीपिंग वगैरह वहां पर होता है उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जहां पर बेटा बोर्डिंग का सिस्टम होता है, रेजिडेंशियल होते हैं जो। अच्छा, फोर्थ, सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो आप सर्विसेज ले रहे हो एडमिशन की, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस की, या फिर आप सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल्स की सर्विस ले रहे हो। तो बेटा सुनो, बेटा पहले हमने बात करी थी वो सर्विसेज जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दे रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे वो सर्विस जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ले रहा है। बेटा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 5 सर्विसेज अगर लेता है ना तो एग्जेम्प्ट है। शॉर्ट में याद करना बेटा, पहला ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ली है, अपने स्टूडेंट्स के, फैकल्टी के, स्टाफ के ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ली है। अच्छा, इसके अलावा आपने केटरिंग की सर्विस ली है, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने। इसके अलावा आपने सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग की सर्विस ली है, ठीक है बेटा। इसके अलावा आपने एडमिशन या एग्जाम्स कंडक्ट करवाने की सर्विस ली है। एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जाम्स, या फिर आपने सर्विस ली है फॉर सप्लाई ऑफ ऑनलाइन जर्नल्स, एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल्स। तो अगर आप ये 5 सर्विसेज लेते हो तो बेटा ये 5 सर्विसेज क्या रखी गई हैं? एग्जेम्प्ट। ये 5 सर्विसेज क्या रखी गई हैं? एग्जेम्प्ट। मतलब इन पे आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। बात समझ आई बेटा? तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की 2 आउटपुट सर्विसेज एग्जेम्प्ट है और 5 इनपुट सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। पक्का बताओ बेटा, समझ आया? अच्छा बेटा, एक बात और आती है थोड़ी सी ना जो हमें इंपॉर्टेंट है बेटा, और वो क्या है? ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इनमें कौन कौन आएगा? तो बेटा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ना मैं आपको पढ़ाता हूं बेटा, यहां पर देखना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मीन्स एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन। मतलब बेटा प्ले स्कूल आ गए, प्री स्कूल एजुकेशन मतलब बेटा प्ले स्कूल, एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट। मतलब स्कूल्स आ गए जो 12th +2 तक आपको, जहां पर +2 क्लास तक है, ठीक है। तो मेरे को बताओ कौन कौन आ गया बेटा? प्ले स्कूल आ गए। अच्छा, स्कूल्स आ गए बेटा जहां पर 12th क्लास तक है, वो कवर हो गया। अच्छा, और कौन कवर होता है बेटा? एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। सिंपल वर्ड्स में बोलूं बेटा तो कॉलेजेस कवर हो गए, कॉलेजेस कवर हो गए, ठीक है। अच्छा, फिर एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशनल कोर्स। बेटा अब ये वोकेशनल कोर्सेज क्या होते हैं? वोकेशनल कोर्सेज, बेटा वोकेशनल कोर्सेज क्या होते हैं? जैसे कई बार बेटा स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं बेटा, या कॉलेज ड्रॉप आउट्स होते हैं जिन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है। तो बेटा वो लोग क्या कर सकते हैं? वो लोग इन ऑर्डर टू अर्न अ लिविंग, वो गवर्नमेंट के या कुछ प्राइवेट लोग भी कंडक्ट करवाते हैं, उनके कुछ कोर्सेज हैं वो कर सकते हैं, और उन कोर्सेज को करके ना बेटा उन्हें
एजुकेशन भी प्रोवाइड करी जाती है उन कोर्सेज की, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी जाती है, बाकायदा टेस्ट वगैरह भी उनके होते हैं, सर्टिफिकेट भी उनको दिया जाता है। वो ये कोर्सेज करके ना बेटा अपनी लिविंग कर सकते हैं, मतलब अच्छी नौकरी उनको 15-20 हज़ार रुपये तक की मिल जाती है। जैसे बेटा प्लम्बर का कोर्स, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स, हार्डवेयर इंजीनियर का कोर्स। तो बेटा बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो वोकेशनल कोर्सेज है बेटा। वोकेशनल कोर्सेज का बेटा मतलब क्या होता है, ये कोर्सेज करके आप अपनी लिविंग आराम से बेटा अरेंज कर सकते हो, आपको अच्छी नौकरी 10, 15, 20 हज़ार रुपये तक की मिल सकती है। तो गवर्नमेंट बेटा ऐसे वोकेशनल कोर्सेज को ना एंकरेज करती है। गवर्नमेंट चाहती है कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जिनके पास कोई डिग्री सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं है, वो अपनी लिविंग का इंतज़ाम खुद करें। तो बेटा ये कोर्सेज ना कौन रन करता है, रन बाय ITI। बेटा ITI है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और ITC है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। एफिलिएटेड टू NCVT, बेटा NCVT है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। अच्छा, SCVT है स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो बेटा NCVT तो होता है सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, और SCVT होता है बेटा हर स्टेट का अलग, स्टेट लेवल पे होता है, और मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स, ठीक है बेटा। तो ये आपके वोकेशनल कोर्सेज है। मैंने क्या कहा बच्चे, सुनो, कौन कौन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बेटा कवर हुआ। पहला, शॉर्ट में लिखूंगा बेटा, प्ले स्कूल कवर्ड है, ठीक है बेटा। स्कूल्स कवर्ड है जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अप टू क्लास 12th, हायर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा बेटा, इसके अलावा कॉलेजेस कवर्ड है, कॉलेजेस कवर्ड है। इसके अलावा बेटा वोकेशनल कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग जो आपको प्रोवाइड करी जा रही है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी कवर्ड है। तो ये 4 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या हो रहे हैं बेटा, कवर। तो बेटा मुझे एक बात थोड़ी सी जाननी है, अब मेरा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है बेटा, वो ना तो प्ले स्कूल है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना मैं बेटा वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का क्या होगा, क्या उन्हें भी कवर किया गया है यहाँ पर। प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, क्या प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी कवर किया गया है क्या? द आंसर इज बेटा नो, दे आर नॉट कवर्ड बेटा, दे आर नॉट कवर्ड। इसका मतलब बेटा मैं अगर आपको अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, कोचिंग की सर्विस, और बदले में आपसे फीस लेता हूं बेटा, तो क्या उस फीस पे GST आएगा बेटा? बिल्कुल आएगा, टैक्सेबल है बेटे, टैक्सेबल है। हाँ, स्कूल्स जो फीस ले रहे हैं अपने स्टूडेंट्स से बेटा, या कॉलेजेस जो फीस ले रहे हैं अपने स्टूडेंट्स से, उन पे बेटा GST नहीं आता, एग्जेम्प्ट है। ये देखो ना, सर्विसेज गिवन टू स्टूडेंट्स क्या है बेटा, एग्जेम्प्ट है। पक्का बताओ, बात समझ आई? तो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कवर नहीं होते हैं, उन्हें बेटा टैक्सेबल रखा गया है। पॉइंट आया बेटा? अभी बेटा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी ध्यान से मेरी बात सुननी है। आओ जरा, अब ये नोट्स इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से। इनपुट सर्विस A, B, C एंड D
shall be exempt in case of preschool education and education up to higher secondary school. अच्छा सुनो, input service D&E shall be exempt in case of education as a part of curriculum for obtaining qualification recognized by any law. ठीक है, input service D shall be exempt in case of education as a part of approved vocational education course. सुनना बेटा, in case of private ITIs, ये मैं भी बताता हूँ बेटा, 2 मिनट बेटा, एक बात सुनो, ध्यान से सुनना मैं जो कहूँगा बेटा। ये जो आउटपुट सर्विस है ना, ये जो आउटपुट सर्विस है, ये तो बेटा एग्जेम्प्ट है, आउटपुट सर्विस तो एग्जेम्प्ट है फॉर ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो यहां पर कवर होते हैं बेटा। आउटपुट सर्विसेज तो सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए एग्जेम्प्ट है, मतलब प्ले स्कूल के लिए, स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग जो प्रोवाइड कर रहे हैं सबके लिए एग्जेम्प्ट है बेटा आउटपुट सर्विसेज। लेकिन बेटा ये जो इनपुट सर्विस है ना, ये जो इनपुट सर्विस है, इनमें बेटा आपको एक बात याद रखनी है, जो मैं कहूंगा वो सुनना। जो बेटा प्ले स्कूल है, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा बेटा। बच्चे जो प्ले स्कूल हैं या जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस और वोकेशनल ट्रेनिंग वालों की बात नहीं कर रहा हूं, जो प्ले स्कूल हैं और जो स्कूल्स हैं, उनके लिए बेटा सिर्फ ये 4 एग्जेम्प्ट हैं। ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल की सर्विस उनके लिए बेटा टैक्सेबल है। तो प्ले स्कूल और स्कूल्स के लिए कौन कौन सी एग्जेम्प्ट है? फर्स्ट 4। प्ले स्कूल और स्कूल्स के लिए सिर्फ फर्स्ट 4 एग्जेम्प्ट है बेटा। अच्छा, व्हाट अबाउट कॉलेजेस बेटा? बेटा कॉलेजेस के लिए सिर्फ लास्ट की 2 एग्जेम्प्ट है, बाकी टैक्सेबल है बेटा। लास्ट की 2 एग्जेम्प्ट है। कौन सी है लास्ट की 2? एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जाम की सर्विस और सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल्स। और बेटा जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ना इंस्टीट्यूट्स, उनके लिए सिर्फ लास्ट सर्विस एग्जेम्प्ट है, बाकी टैक्सेबल है बेटा। तो ये बेटा थोड़ा सा याद रखना, प्ले स्कूल और स्कूल्स के लिए पहली 4 एग्जेम्प्ट है, ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जाम। अच्छा, कॉलेजेस के लिए लास्ट की 2 एग्जेम्प्ट है, एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जाम और सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स। और वोकेशनल ट्रेनिंग वालों के लिए सिर्फ 2 मिनट बेटा, 2 मिनट, सॉरी लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट बेटा, लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट एग्जेम्प्ट है। सेकेंड लास्ट एग्जेम्प्ट, सेकेंड लास्ट वाली कौन सी थी बेटा? कंडक्ट ऑफ एग्जाम वाली। तो बेटा याद रखना, प्ले स्कूल और स्कूल्स के लिए तो पहली 4 एग्जेम्प्ट है। अच्छा, कॉलेजेस के लिए लास्ट की 2 एग्जेम्प्ट है, और आपका जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ सेकेंड लास्ट एग्जेम्प्ट है, मतलब एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जाम की सर्विस। हाँ, आउटपुट सर्विसेज दोनों, आउटपुट सर्विसेज दोनों बेटा, दोनों सबके लिए एग्जेम्प्ट है। अब चाहे वो प्ले स्कूल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो। ठीक है बेटा, तो बड़ी काम की बात बेटा ये करी है हमने, ये ध्यान रखना। एमसीक्यू बेटा इनमें से बन जाते हैं। एमसीक्यू बन जाते हैं इनमें से। आउटपुट सर्विसेज सबके लिए एग्जेम्प्ट हैं, चाहे वो प्ले स्कूल हो, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ? अच्छा, इसके अलावा बच्चे और क्या है यहां पर बेटा? ये जो मैंने वोकेशनल ट्रेनिंग बताया था ना अभी आपको बेटा, वोकेशनल ट्रेनिंग ना
दो इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करते हैं, एक तो प्राइवेट आईटीआईज हैं, मतलब प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, और एक है गवर्नमेंट आईटीआईज, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। तो बेटा जो गवर्नमेंट आईटीआईज है ना, वो तो बेटा वो तो क्या है, वो तो फुली एग्जेम्प्ट है। बेटा मैंने आपको बताया था ना, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट है बच्चे, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट है। मतलब गवर्नमेंट आईटीआईज के लिए, बेटा ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा, गवर्नमेंट आईटीआईज के लिए पांचों इनपुट सर्विस बेटा एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट आईटीआईज के लिए पांचों इनपुट सर्विस बेटा एग्जेम्प्ट है, पांचों, प्रोवाइडेड टू है बेटा ये। 2 मिनट बेटा, मेरी बात सुनो जो मैं कहूंगा बेटा। गवर्नमेंट आईटीआईज के लिए तो बेटा सर्विसेज फुली एग्जेम्प्ट है। हां, प्राइवेट आईटीआईज के लिए ये वाला पॉइंट बेटा एप्लीकेबल है। ये जो इनपुट सर्विस डी वाला पॉइंट है ना, ये बेटा सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, प्राइवेट आईटीआईज के लिए। गवर्नमेंट आईटीआईज को सर्विसेज जो दी गई हैं बेटा वो फुली एग्जेम्प्ट है। टू प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट आईटीआईज आर टोटली एग्जेम्प्ट। तो अगर प्राइवेट आईटीआईज को बेटा पांचों दी गई हैं तो सिर्फ चौथी वाली एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट आईटीआईज के लिए पांचों एग्जेम्प्ट हैं बेटा, पांचों। हाउएवर both output services shall be exempt for all educational institution। तो आउटपुट सर्विसेज तो बेटा सबके लिए ही एग्जेम्प्ट है, चाहे वो प्ले स्कूल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग का हो बेटा। मेरे ख्याल से बच्चे पूरा केस क्लियर हुआ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का। चलें बच्चे आगे चलें, चलो। छोटा सा पॉइंट है बेटा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर। गिविंग ऑन हायर मतलब किराए पे देना बेटा, रेंट पे देना। सुनना बेटा, टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, जैसे उत्तराखंड परिवहन निगम इज अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, उत्तराखंड परिवहन निगम। अ मोटर व्हीकल मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स। तो एक बात सुनो बेटा, मैंने, ध्यान से सुनना, मैंने एक व्हीकल स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को किराए पे दिया, और जो व्हीकल दिया है उसकी कैपेसिटी मोर देन 12 पैसेंजर्स है। तो बेटा मैं स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग से किराया भी लूंगा ना बेटा, उस किराए पे जीएसटी नहीं आएगा। क्या रखा गया है, एग्जेम्प्ट रखा गया है। तो याद रखना, मैंने अगर अपना व्हीकल जिसकी कैपेसिटी 12 लोगों से ज़्यादा है, मैंने वो व्हीकल अगर किसी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को किराए पे दिया तो उस किराए पे जीएसटी नहीं आएगा बच्चे, एग्जेम्प्ट रखा गया है। अच्छा, टू अ लोकल अथॉरिटी एंड इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स। तो बेटा याद रखना, मैंने लोकल अथॉरिटी को कोई व्हीकल किराए पे दिया। कौन सा व्हीकल बेटा, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल, ईओवी। एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल किराए पे दिया जिसकी कैपेसिटी बेटा 12 पैसेंजर से ज़्यादा है, तो मैं लोकल अथॉरिटी से रेंट भी चार्ज करूंगा ना, उस रेंट पे बेटा जीएसटी नहीं आएगा, एग्जेम्प्ट रखा गया है। अच्छा, आपने कोई व्हीकल जीटीए को दिया किराए पे, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, किस पर्पस के लिए, ऑब्वियस सी बात है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो जीटीए से क्या चार्ज करोगे, रेंट, एग्जेम्प्ट रखा गया है बेटा। अब ये सुनना बेटा ध्यान से, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ टू अ पर्सन प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये बेटा मेरी बात ना ध्यान से जरा सुननी है, ध्यान से सुनना बेटा। देखो 18th पॉइंट, सुनो बेटा, अज्यूम करो एक पर्सन है मिस्टर ए, एक पर्सन है बेटा मिस्टर ए, एक पर्सन है बेटा मिस्टर बी, ठीक है, और ये बेटा आपका एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा बेटा। अब हुआ क्या, मिस्टर बी ने ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को
ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी। मिस्टर बी ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ। तो बेटा ये तो हमने ऊपर 17th पॉइंट में किया ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की इनपुट सर्विसेज बेटा ट्रांसपोर्टेशन। तो याद रखना, अगर कोई पर्सन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देता है ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ, तो ये तो बेटा क्या रखी गई हैं, एग्जेम्प्ट। ये तो एग्जेम्प्ट है अंडर पॉइंट 17, अंडर पॉइंट नंबर 17। ये तो हमने ऊपर कर लिया ना बेटा, इसमें क्या दिक्कत है। अब सुनना जो मैं कहूंगा अगली बात। अब बेटा एक बात सुनो, मिस्टर बी ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी, एग्जेम्प्ट होगा बेटा। अब इमेजिन करो बेटा, मिस्टर बी ने जो बसेस प्रोवाइड करी है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, ध्यान रखना, मिस्टर बी ने जो बसेस प्रोवाइड करी हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, वो मिस्टर बी की खुद की नहीं है बेटा, वो मिस्टर बी ने भी मिस्टर ए से किराए पे ली है। तो मिस्टर ए ने व्हीकल हायर पे दी हैं बेटा मिस्टर बी को, और वो बसेस यूज हो रही हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ। तो बेटा अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई व्हीकल दी है जो यूज हो रही है स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो बेटा याद रखना उस व्हीकल के रेंट पे भी टैक्स नहीं आएगा बेटा, एग्जेम्प्ट रखा गया है। ये एग्जेम्प्ट है अंडर पॉइंट नंबर 18। तो मैंने क्या कहा बेटा, मैं मिस्टर बी हूं, ध्यान से सुनना बेटा जो मैं बात कहूंगा, मैं मिस्टर बी हूं बेटा, मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी, बदले में कंसिडरेशन लिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे, उस पे बेटा जीएसटी नहीं आएगा, एग्जेम्प्ट रखा गया है अंडर पॉइंट नंबर 17। ठीक है, अब सुनो, मैंने जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी, मेरे पास बेटा खुद की बसेस नहीं थी, मेरे पास खुद की बसेस नहीं थी, खुद की व्हीकल्स नहीं थी मेरे पास, मैंने भी किसी दूसरे पर्सन से किराए पे ली थी, मिस्टर ए से, और मैं उसको क्या दे रहा हूं बेटा, किराया, उसे भी क्या रखा गया है, एग्जेम्प्ट, क्योंकि वो व्हीकल स्टूडेंट्स के, फैकल्टी के, स्टाफ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या हो रही है, यूज हो रही है। लेकिन वो एग्जेम्प्ट पॉइंट नंबर 17 के हिसाब से नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है पॉइंट नंबर 18 के हिसाब से, इस वाले पॉइंट के हिसाब से। समझ आया बेटा जो मैंने कहा, कॉपी कर लो इसे। आगे चले बच्चे, देखो चलो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, लीगल सर्विसेज। बेटा ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, सुनना। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, अभी यही वाला कॉलम देखना, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स और इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट। ठीक है, और तीसरा आता है बेटा सीनियर एडवोकेट। ठीक है, सुनना जो मैं कहूंगा बेटा, पहले आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पढ़ो, ध्यान से सुनना बेटा। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर कोई लीगल सर्विसेज दे रहा है टू एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, मतलब बिजनेस एंटिटी के अलावा किसी और पर्सन को बेटा लीगल सर्विसेज दे रहा है, तो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अच्छा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू अ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, याद आता है गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, काफी हद तक वैसा ही केस है। तो सुनो, अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से कम है, बेटा वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट अभी बताई नहीं है मैंने, अगर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से कम है तो एग्जेम्प्ट है। हां, अगर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट को एक्सीड करता है बिजनेस एंटिटी के पिछले साल का टर्नओवर, तो बेटा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को अपनी लीगल सर्विसेज देता है तो भी बेटा क्या है, एग्जेम्प्ट है। मैं एक चार्ट बनवा के बताऊंगा बेटा, पहले याद करो। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर किसी पर्सन को सर्विसेज देता है अदर देन बिजनेस एंटिटी, एग्जेम्प्ट। अगर बिजनेस एंटिटी को देता है जिसका पिछले साल का टर्नओवर प्रिस्क्राइब लिमिट से कम है तो बेटा एग्जेम्प्ट, प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा है तो टैक्सेबल। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी इनको देता है तो भी एग्जेम्प्ट। ठीक है, अच्छा अब आओ पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स और इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट। मतलब बेटा यहां पर ना दो एडवोकेट्स को कवर किया है। कौन से दो एडवोकेट्स को? एक तो बेटा है पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स, मतलब मेसर्स एबीसी एंड कंपनी, 3 एडवोकेट्स हैं बेटा एबीसी, ये तो पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स होगी। और एक इंडिविजुअल मतलब सोल प्रोप्राइटर एडवोकेट को भी कवर किया गया है, मतलब मिस्टर ए। तो या तो कोई पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स लीगल सर्विसेज दे रही है या कोई इंडिविजुअल जो एडवोकेट है वो अपनी सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, अदर देन बेटा सीनियर एडवोकेट को यहां पर कवर नहीं करा गया है। सीनियर एडवोकेट बेटा नेक्स्ट पॉइंट में कवर्ड है। सुनना, अगर बेटा कोई पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट सर्विसेज देती है या कोई इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट अपनी सर्विस देता है टू एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, एग्जेम्प्ट है बेटा। टू बिजनेस एंटिटी हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू प्रिस्क्राइब लिमिट, एग्जेम्प्ट है बेटा। बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर अगर प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा है तो टैक्सेबल है बेटे। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी, एग्जेम्प्ट है बेटा। तो वही 4 पॉइंट है ना जो ऊपर पड़े बेटे, वही 4 पॉइंट है जो ऊपर पड़े, कुछ चेंज नहीं हुआ है, एक एडिशनल पॉइंट आया बेटा। अनदर पार्टनरशिप फर्म और ऑफ एडवोकेट्स और इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट। क्या मतलब हुआ? एक पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट दूसरी पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स को सर्विस दे रही है, या एक पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट दूसरे इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट को सर्विस दे रही है, या एक इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट दूसरी पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स को सर्विस दे रहा है, या एक इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट दूसरे इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट को सर्विस दे रहा है। क्या कहा बेटा मैंने? पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट लीगल सर्विसेज दे रही है दूसरी पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स को, पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट सर्विस दे रही है दूसरे इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट को, इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट सर्विसेज दे रहा है दूसरे पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स को, या इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट सर्विस दे रहा है दूसरे इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट को। तो बेटा क्या रखा गया है? ये भी एग्जेम्प्ट रखा गया है बेटा। अभी चार्ट बनाऊंगा, पहले बस एक गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सीनियर एडवोकेट बेटा, सीनियर एडवोकेट का केस ना सेम है जैसे बेटा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का केस था, वर्ड टू वर्ड सेम है बेटा। तो अगर सीनियर एडवोकेट अपनी सर्विसेज दे रहा है टू एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, एग्जेम्प्ट। बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर पिछले साल में अप टू प्रिस्क्राइब लिमिट है, एग्जेम्प्ट। बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर एक्सीड करता है प्रिस्क्राइब लिमिट को, टैक्सेबल। और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी क्या है बेटा? एग्जेम्प्ट है। बिल्कुल सेम हूबहू आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जैसा। बनाओ एक चार्ट, आओ बेटा मेरे साथ साथ। 19th चलो, हेडिंग लिखो बेटा लीगल सर्विसेज। बेटा वैसे उन्होंने लीगल सर्विसेज को बेटा 3 पार्ट्स में बांटा था, लेकिन मैं बांटूंगा बेटा 2 पार्ट्स में। मैं 2 पार्ट में बांटूंगा बेटा। पहला पार्ट है पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स, पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स ऑब्लिक इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट अदर देन
सीनियर एडवोकेट, ये पहला आ गया। और दूसरा आता है बेटा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का केस, ठीक है। और बेटा कौन? सीनियर एडवोकेट। लो बेटा कॉपी करो इसे। बेटा अब ना एक बात सुनो, इन दोनों कैटेगरीज में बेटा 4 पॉइंट बेटा कॉमन है। 4 पॉइंट कॉमन है। कौन कौन से कॉमन पॉइंट्स हैं बेटा, पहले वो बताओ मेरे को। कॉमन पॉइंट्स कॉमन कौन कौन से हैं? पहला, लीगल सर्विस किसको दी है? टू एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी। क्या होगा बेटा? एग्जेम्प्ट, ठीक है। अच्छा, फिर बिजनेस एंटिटी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, हैविंग टर्नओवर अप टू प्रिस्क्राइब लिमिट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, बेटा एग्जेम्प्ट। थर्ड, बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर इन एक्सेस ऑफ प्रिस्क्राइब लिमिट, बेटा टैक्सेबल। और फोर्थ, किसको दिए सर्विस? लीगल सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, बेटा लोकल अथॉरिटी को, यूनियन टेरिटरी को, गवर्नमेंट अथॉरिटी को, गवर्नमेंट एंटिटी को, बेटा एग्जेम्प्ट है। तो ये 4 पॉइंट्स तो बेटा इन दोनों कैटेगरीज में कॉमन है। बस एक ही तो डिफरेंस था बेटा, है बच्चे? एक ही तो डिफरेंस था बस। कौन सा? अगर पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स या इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट सर्विस देती है टू अनदर पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स, टू अनदर पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स और इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट, तो बेटा वो भी क्या होंगी? एग्जेम्प्ट होंगी। तो ये सिर्फ किस केस में है? पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स या इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट में। बाकी 4 पॉइंट बेटा दोनों कैटेगरीज में कॉमन है। लो, ये आपकी बेटा लीगल सर्विसेज कवर हो गई। समझ आ रहा है बच्चे? चलें आगे चलें। देखो बेटा, ये आपकी लीगल सर्विसेज। अच्छा, अगली आती हैं बच्चे आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज। सिंपल है, खास कोई दिक्कत नहीं है बेटा। फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरेस्ट, डिस्काउंट ऑन लोन, डिपॉजिट, एडवांसेस एग्जेम्प्ट है। मैं भी आपको समझा देता हूँ बेटा। लिखना चाहोगे बेटा अपने पास ही एग्जाम्पल्स लिख लेना। सुनो, बैंक बेटा, ये मिस्टर ए है और ये बैंक के पास गया बेटा, किस लिए? लोन मांगने के लिए, ठीक है। तो बैंक ने इसको क्या दिया? लोन। अब बेटा बैंक आपको लोन जब भी देगा आपसे कुछ कंसिडरेशन तो लेगा ना बेटा। जैसे बैंक आपसे प्रोसेसिंग फीस लेता है ना, बैंक आपसे इंटरेस्ट लेता है। तो बेटा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये जो इंटरेस्ट बैंक ले रहा है ना ऑन डिपॉजिट, एडवांसेस, लोन्स, ये बेटा इंटरेस्ट, ये आपका इंटरेस्ट, ये क्या होगा? एग्जेम्प्ट। मतलब बेटा बैंक आपसे लोन पे जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है ना, उस पर बेटा जीएसटी नहीं आता है, उसे एग्जेम्प्ट रखा गया है, नो जीएसटी। इंटरेस्ट वाले कंपोनेंट पे बेटा जीएसटी नहीं आता, लेकिन बेटा जो प्रोसेसिंग फीस बैंक आपसे ले रहा है ना बेटा, उसे एग्जेम्पशन लिस्ट में कवर नहीं करा गया है। तो प्रोसेसिंग फीस क्या होगी? वो टैक्सेबल होगी बेटा।
और क्योंकि बच्चे प्रोसेसिंग फीस टैक्सेबल है तो उस पे बेटा जीएसटी आएगा। तो याद रखना, बैंक से अगर आप कोई लोन लेते हो, ठीक है, डिपॉजिट्स पे, एडवांसेस पे, लोन्स पे, कोई अगर आप लोन लेते हो और उस पर क्या दे रहे हो बेटा, प्रोसेसिंग फीस दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, तो इंटरेस्ट को तो उन्होंने एग्जेम्पशन लिस्ट में कवर किया है, एग्जेम्प्ट है बेटा, जीएसटी नहीं आएगा इंटरेस्ट पे। लेकिन प्रोसेसिंग फीस को उन्होंने एग्जेम्पशन लिस्ट में कवर नहीं करा है और उस पर क्या आ जाएगा बेटा, जीएसटी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये सुनना बेटा, अगला, सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी amongst banks or authorized dealers or between banks and authorized dealers। बेटा पता है, फॉरेन करेंसी की सेल परचेज की हम बात कर रहे हैं, मतलब रुपीस दे के डॉलर लेना या रुपीस दे के पाउंड लेना, या फॉर दैट मैटर डॉलर्स दे के रुपीस लेना, पाउंड्स दे के रुपीस लेना। बेटा अब उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनना जो मैं कहूँगा। उन्होंने कहा बैंक, दो बैंक्स है बेटा, आप लोग लिखना चाहो तो लिखना बेटा, दो बैंक्स हैं, दो बैंक्स आपस में फॉरेन करेंसी की सेल परचेज कर रहे हैं। दो बैंक्स आपस में फॉरेन करेंसी की सेल परचेज कर रहे हैं, तो बेटा कमीशन चार्ज करी जाएगी, उस पे बेटा जीएसटी नहीं आएगा, एग्जेम्प्ट रखा गया है। दो बैंक्स अमंगस्ट बैंक्स, सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी अमंगस्ट बैंक्स, मतलब दो बैंक्स आपस में सेल परचेज कर रहे हैं फॉरेन करेंसी का, तो जो एक बैंक दूसरे बैंक से कमीशन चार्ज कर रहा है उस पे बेटा जीएसटी नहीं आएगा, एग्जेम्प्ट रखा गया है। अब देखो, सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी अमंगस्ट ऑथराइज्ड डीलर्स। अब सुनो, जैसे बेटा राजपुर रोड पे स्निफर्स है, ठीक है, और एक और है बेटा प्रेसिडेंट टूर एंड ट्रैवल सर्विस, ये दोनों बेटा ऑथराइज्ड डीलर्स हैं। तो मैंने क्या कहा, दो डीलर्स हैं बेटा, एक तो हो गया स्निफर्स जो फॉरेन करेंसी की सेल परचेज में डील करता है, और एक प्रेसिडेंट टूर्स एंड ट्रैवल्स, वो भी बेटा फॉरेन करेंसी की सेल और परचेज में डील करता है। तो उन्होंने कहा अगर दो डीलर आपस में फॉरेन करेंसी की सेल परचेज करते हैं तो बेटा एग्जेम्प्ट रखा गया है, जीएसटी नहीं आएगा। पक्का, दो बैंक्स आपस में कर रहे हैं, दो डीलर्स आपस में कर रहे हैं, और बिटवीन बैंक्स एंड डीलर्स, मतलब एक बैंक दूसरे डीलर से फॉरेन करेंसी सेल परचेज कर रहा है तो भी बेटा क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो बात समझो बेटा, दो बैंक आपस में फॉरेन करेंसी की सेल परचेज कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट, दो डीलर आपस में फॉरेन करेंसी की सेल परचेज कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट, बैंक और डीलर आपस में फॉरेन करेंसी की सेल और परचेज कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट। बेटा तो मुझे एक बात पता है क्या क्लियर हुई, अगर कस्टमर इन्वॉल्व हो गया ना बेटा, मैं थाईलैंड जाना चाहता हूं बेटा, और थाईलैंड जाने के लिए बच्चे फॉरेन करेंसी चाहिए मुझे, बाहत, ठीक है, फॉरेन करेंसी बेटा क्या चाहिए, बाहत चाहिए मुझे। तो थाईलैंड जाने के लिए बेटा मुझे बाहत चाहिए। अब ये मैं हूं बेटा, ये देखो ये मैं हूं, मैं गया बैंक के पास, या फॉर दैट मैटर किसी डीलर के पास, स्निफर्स के पास, मैंने इन्हें रुपीस दिए, बदले में बेटा मैंने इनसे बाहत लिए, ठीक है, मुझसे चार्ज करी गई कमीशन, ठीक है, उस कमीशन पे बेटा जीएसटी आएगा, वो टैक्सेबल है बेटा। आपको पता है एग्जेम्प्ट कब है, जब दो बैंक आपस में कर रहे हैं, दो डीलर आपस में कर रहे हैं, या एक बैंक और एक डीलर आपस में कर रहा है। अगर कस्टमर इन्वॉल्व हो गया ना बेटा, मैं इन्वॉल्व हो गया, आप इन्वॉल्व हो गए, तो बेटा याद रखना वो टैक्सेबल हो जाएगी, और जो कमीशन आपसे बैंक या डीलर चार्ज कर रहा है उस पे बेटा जीएसटी आ जाएगा। तो कस्टमर अगर इन्वॉल्व हो गया, मैं इन्वॉल्व हो गया बेटा, मैंने फॉरेन करेंसी सेल परचेज करी है स्निफर्स से या फॉर दैट मैटर बैंक से, तो बेटा जो कमीशन मुझसे चार्ज करी जाएगी वो टैक्सेबल होगी, उस पे जीएसटी आएगा।
हाँ, बैंक आपस में करेंगे दो बैंक्स, नहीं आएगा। डीलर्स आपस में करेंगे दो डीलर्स, नहीं आएगा। बैंक और डीलर आपस में करेंगे, नहीं आएगा। मैं अगर इन्वॉल्व हो गया तो बेटा जीएसटी आएगा। बताओ बेटा, समझ आया सबको? कॉपी करना चाहो बेटा कर लो। ठीक है बेटे, चलो चलो आज की बेटा एक लास्ट सर्विस और करते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट बेटा, हेल्थ केयर सर्विसेज। अब ध्यान से सुनना बेटा जो मैं कहूंगा। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर। बेटा डायग्नोसिस मतलब बेटा बीमारी को ढूंढना। डायग्नोसिस मतलब बीमारी को ढूंढना, ट्रीटमेंट बीमारी का इलाज करना, और केयर इलाज के बाद देखभाल करना। तो बेटा तीन चीजें उन्होंने कवर करी हैं, ट्रीटमेंट से पहले की, ट्रीटमेंट को, और ट्रीटमेंट के बाद की। तो उन्होंने कहा है बीमारी को ढूंढने की सर्विस, बीमारी का इलाज करने की सर्विस, और इलाज के बाद देखभाल करने की सर्विस। ठीक है, फॉर एनी इलनेस। ठीक है, आपको आपकी तबीयत खराब है या इंजरी, चोट लगी है आपको, या कोई डिफॉर्मिटी है या एबनॉर्मेलिटी है या प्रेगनेंसी है। ठीक है, तो सुनो, मेरे इलनेस की, मेरे इंजरी की, मेरी डिफॉर्मिटी की, मेरी एबनॉर्मेलिटी की, मेरी प्रेगनेंसी की बीमारी ढूंढना, डायग्नोसिस करना, उसका इलाज करना, और इलाज के बाद की देखभाल करना एग्जेम्प्ट है। ठीक है बेटा, ये किसने किया है? बाय अ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट मतलब बेटा कोई क्लिनिक है या बेटा कोई हॉस्पिटल है। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट मतलब क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। अच्छा, या फिर ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब डॉक्टर्स, या फिर बेटा इलाज किसने किया है? पैरामेडिक्स। बेटा आपने पता है पैरामेडिक्स कौन से होते हैं? बेटा पैरामेडिक्स होते हैं जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है बेटा, सपोर्टिंग स्टाफ जैसे नर्स, कंपाउंडर, फिजियोथेरेपिस्ट, टेक्नीशियंस, लैब असिस्टेंट्स, ये सब कौन होते हैं? पैरामेडिक्स। सपोर्टिंग स्टाफ जो होता है, जो डॉक्टर का सपोर्टिंग स्टाफ होता है, तो आप कह सकते हो नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, इन एनी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। बेटा याद रखना, आपका इलाज किसमें होना चाहिए बेटा? इन एनी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और किस किस को बेटा रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन माना गया है? रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंक्लूड्स एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी। बेटा एमसीक्यू में आ जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। याद रखना आपका, मैं पूरा पॉइंट बोल रहा हूं बेटा दोबारा। किसी क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट ने, ध्यान से सुनना, किसी क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट ने यानी क्लिनिक या हॉस्पिटल ने, या फिर किसी ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने यानी डॉक्टर ने, या किसी पैरामेडिक्स ने मतलब जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसने आपका क्या करा? डायग्नोसिस करा, बीमारी को ढूंढा, उसके बाद बीमारी का इलाज करा, इलाज के बाद आपकी देखभाल करी जा रही है फॉर एनी इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मेलिटी, प्रेगनेंसी इन अ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। याद रखना, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन में होना चाहिए। और बेटा किस किस को रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम माना गया है? टोटल 7 पॉइंट्स हैं बेटा जिनको रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन माना गया है। तो याद रखना, आपका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर होना चाहिए इन अ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो बेटा मैं एक बार पूरा पॉइंट बोलता हूं, क्या कहना चाह रहा है वो कहना चाह रहा है कोई क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट है या कोई ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है या कोई पैरामेडिक्स है, उन्होंने आपका क्या करा? डायग्नोसिस किया, ट्रीटमेंट किया, केयर किया
फॉर एनी इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मेलिटी या फिर प्रेगनेंसी, ठीक है, इन एनी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो जो कंसिडरेशन वो आपसे चार्ज करेंगे उस कंसिडरेशन पे बेटा जीएसटी नहीं आएगा, उसको क्या रखा गया है, एग्जेम्प्ट रखा गया है बेटा। बात समझ आई बेटा सबको? तो अगर कोई क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, कोई ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, कोई पैरामेडिक आपको सर्विसेज दे रहा है, किस चीज की बेटा, डायग्नोसिस की, ट्रीटमेंट की, केयर की, ऑफ इंजरी, इलनेस, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मेलिटी, प्रेगनेंसी इन अ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो बेटा क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। कौन दे रहा है सर्विस? क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स। ये सर्विसेज किस चीज की दे रहा है, डायग्नोसिस की, ट्रीटमेंट की, केयर की, ऑफ इंजरी, इलनेस, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मेलिटी, प्रेगनेंसी इन अ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो क्या होगा बेटा, एक्सेप्ट होगा। बात समझ आई बेटा? अब क्या हुआ, मेरे दिमाग में ना एक दो बातें आई बेटा। ये जो डिफॉर्मिटी वर्ड है ना बेटा, इससे मेरे को एक थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। हुआ क्या, ध्यान से सुनना बेटा। एक पर्सन था बेटा, ध्यान से सुनो। एक बेटा पर्सन है, हुआ क्या, सर पे बेटा बाल कम है इसके, पूरा बेटा चांद दिखता है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, जो ये पर्सन है ना, ये अपना बेटा हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहता है, ठीक है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या पैरामेडिक हेयर ट्रांसप्लांट की सर्विसेज देते हैं, क्या बेटा वो जो कंसिडरेशन लेंगे उसे एग्जेम्प्ट रखा गया है या नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरा, पहला क्वेश्चन। दूसरा बेटा, अब जो ये पर्सन है ना, ये शाहरुख खान बनना चाहता है, लेकिन एक्टिंग से नहीं बेटा, शक्ल से। ये चाहता है कि मेरी प्लास्टिक सर्जरी कर दी जाए और मेरी शक्ल किसके बराबर कर दी जाए बेटा, शाहरुख खान की शक्ल मुझे दे दी जाए, कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या पैरामेडिक्स आपको कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी की बेटा सर्विसेज दे रहे हैं, क्या उनकी सर्विसेज पे बेटा जीएसटी आएगा या नहीं आएगा, एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है? तो बेटा उन्होंने एक बात कही कि आपने अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवाया अच्छा दिखने के लिए, या आपने प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जरी कराई अच्छा दिखने के लिए, तो बेटा टैक्सेबल हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी बेटा, बिल्कुल टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन हाँ, इमेजिन करो बेटा, ये जो पर्सन था ना, आपको पता है ये हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक सर्जरी क्यों करवा रहा है बेटा? एक दिन इसके ना घर में आग लग गई थी, ठीक है। आग की वजह से इसके सारे बाल जल गए, इनफैक्ट बेटा आधा फेस भी पूरा जल गया है बेटा। तो बेटा लॉ ने पता है क्या कहा? लॉ ने कहा अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक सर्जरी अच्छा दिखने के लिए करा रहे हो तो बेटा टैक्सेबल है, लेकिन अगर किसी एबनॉर्मेलिटी या किसी डिफॉर्मिटी की वजह से करवाओगे तो बेटा एग्जेम्प्ट है। तो ये देखो क्या कहा है उन्होंने, हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक सर्जरी आर नॉट इंक्लूडेड, वो कवर्ड नहीं है, एक्सेप्ट व्हेन अंडरटेकन टू रिस्टोर और रिकंस्ट्रक्ट एनाटॉमी और फंक्शंस ऑफ बॉडी अफेक्टेड ड्यू टू कॉन्जिनिटल डिफेक्ट्स, डेवलपमेंट अबनॉर्मलिटीज, इंजरी और ट्रॉमा। तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था वो इंजरी में आ जाता ना बेटा, फायर, आग की वजह से उस पर्सन के बेटा सर के सारे बाल जल गए, इनफैक्ट आधा फेस बेटा जल गया। तो वो पर्सन अगर हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहे तो बेटा क्या एग्जेम्प्ट होगा? बिल्कुल एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन आप सोचो कि आप अच्छा दिखने के लिए आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाओगे या कॉस्मेटिक सर्जरी कराओगे, आपको एज सच कोई डिफॉर्मिटी एबनॉर्मेलिटी नहीं है, तो बेटा टैक्सेबल होगा। मेरे ख्याल से बच्चे समझ आ रहा है सबको, ठीक है। अच्छा अगला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस। तो बेटा आपने देखा है ना, आपको एम्बुलेंस की सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, एम्बुलेंस में पेशेंट के ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है बेटा। आपसे पैसे लिए जा रहे हैं बेटा, कंसिडरेशन लिया जा रहा है, लेकिन टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जेम्प्ट रखा गया है। फिर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय
कॉर्ड ब्लड बैंक्स बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स। बेटा आज के टाइम में मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे ब्लड बैंक्स होते हैं ना, जैसे ब्लड बैंक्स होते हैं वैसे बेटा कॉर्ड ब्लड बैंक्स भी होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं बेटा होता क्या है। बेटा जब कोई न्यू बेबी बॉर्न होता है ना, पैदा होता है बेटा, तो बेबी को और मदर को बेटा एक कॉर्ड ज्वाइन करती है, जिस कॉर्ड को काटा जाता है, जिस कॉर्ड को बेटा कट किया जाता है टू सेपरेट बेबी फ्रॉम मदर। अब मेरी बात सुनना बेटा, वो जो कॉर्ड होती है ना बेटा, उसे हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, उसे हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। और बेटा माना पता है क्या जाता है, माना यह जाता है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड में जो ब्लड होता है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड में जो ब्लड होता है बेटा, उस ब्लड को प्रिजर्व किया जाए, उस ब्लड को क्या किया जाए, प्रिजर्व किया जाए। क्यों? क्योंकि बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, भगवान ना करे कि बेबी को कल को बड़ी से बड़ी बेटा कोई बीमारी भी आ जाए, बड़ी से बड़ी बीमारी, तो कहते हैं उस ब्लड में ऐसे सेल्स होते हैं जो बड़ी से बड़ी बीमारी को बेटा क्योर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट बेटा आपको इंकरेज करती है कि आप अम्बिलिकल कॉर्ड को, ठीक है, कॉर्ड ब्लड बैंक्स में फ्यूचर के लिए क्या करके रखो, प्रिजर्व, ताकि कल को अगर आपके बेबी को कोई बड़ी से बड़ी बीमारी भी आती है तो उसका क्योर किया जा सके बाय वे ऑफ दोस अम्बिलिकल कॉर्ड्स। ठीक है, तो बेटा अम्बिलिकल कॉर्ड्स आप ये जो कॉर्ड ब्लड बैंक से ये आपसे जो कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हैं बेटा प्रिजर्वेशन के लिए, वो एग्जेम्प्ट माना गया है। अच्छा, इसके अलावा बेटा सर्विसेज बाय वेटरनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। बेटा याद रखना, जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं वो जो सर्विसेज दे रहे हैं इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, वेटरनरी डॉक्टर की सर्विसेज को भी बेटा एग्जेम्प्ट रखा गया है, इनकी सर्विसेज को भी एग्जेम्प्ट रखा गया है। इनफैक्ट बेटा एक पॉइंट ना मैं मेरे ख्याल से लिखा नहीं है मैंने, आप लोग लिख लेना बेटा, डिस्पोजल ऑफ बायो मेडिकल वेस्ट, डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। अब ये क्या होता है बेटा, सुनना ध्यान से। पता है बेटा बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? जैसे बेटा आपने हॉस्पिटल्स वगैरह में देखा होगा, सिरिंजेस होती हैं, इंजेक्शंस होते हैं, या बैंडेजेस होती हैं जो यूज्ड हैं, यूज्ड सिरिंजेस, यूज्ड बैंडेजेस। बेटा इन्हें कभी भी ना हॉस्पिटल के प्रेमाइसिस में नहीं रखा जाता है। क्यों? इन्फेक्शियस होती हैं बेटा। ठीक है भाई, यूज्ड बैंडेज इन्फेक्शन पैदा करेगी बेटा, यूज्ड सिरिंजेस इन्फेक्शन पैदा करेगी। इन्हें क्या करा जाता है बेटा, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है बेटा, फेंक दिया जाता है। और बहुत सारी एजेंसीज बेटा ऐसी हैं जो क्या करती हैं, आपके हॉस्पिटल में आएंगी, आपका ये सारा वेस्ट, बैंडेजेस, सिरिंजेस वगैरह वगैरह कलेक्ट करेंगी और इन्हें कहीं पर क्या कर देंगी, डिस्पोज ऑफ। तो वो कंसिडरेशन जो आपसे चार्ज करेंगे बेटा, उस कंसिडरेशन को भी क्या रखा गया है, एग्जेम्प्ट रखा गया है। लो बेटा, पूरा पॉइंट बेटा हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। क्लियर हुआ सबको? सबको? चलो बच्चे, बाकी हम बेटा इसमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है बेटा सारे पॉइंट्स सबको? चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन